स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, तभी इसका आपको लाभ मिल सकता है। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है। तो यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, सी ऑप्शन है निकिल, डी ऑप्शन है स्टील। तो स्टूडेंट सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। तो अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट सही आंसर इसका बी ऑप्शन है, जो है स्टेनलेस स्टील। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो धातु है और जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है तो वो होती है स्टूडेंट्स स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स लोहा, निकेल और क्रोमियम की ये क्या होती है, ये इन तीन धातुओं की मिश्र धातु होती है स्टूडेंट्स स्टेनलेस स्टील। और ये स्टूडेंट्स चुंबक से आकर्षित नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होती है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का जो श्रेय जाता है स्टूडेंट्स, ये श्रेय जाता है हैरी ब्रियरले को इसका श्रेय जाता है स्टेनलेस स्टील के आविष्कार के तौर पर। तो स्टूडेंट्स याद रखें जो भी मैंने जानकारी आपको दी है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट्स हमें इस चीज़ का अर्थ समझना है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि जो कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है इसका अर्थ क्या है, घुटने पर जो कंडरा होता है। तो चार ऑप्शन हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो उन चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर को सिलेक्ट करना है। ए ऑप्शन है मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है, बी अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है, सी अस्थि टूट गई है, डी घुटने पर मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है कि राजू गिर पड़ा और डॉक्टर ने उसे बताया है कि घुटने पर कंडरा क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें कंडरा को स्टूडेंट्स, कंडरा को टेंडन भी बोला जाता है, इसको टेंडन बोलते हैं हम, ठीक है, इसको टेंडन बोला जाता है। अब ये जो टेंडन होता है ये कोलेजन फाइबर से बना एक घना सफ़ेद संयोजी ऊतक होता है। ये कोलेजन फाइबर से बना रहता है, कोलेजन फाइबर से बना एक घना सफ़ेद संयोजी ऊतक होता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, ध्यान में रखें, ठीक है। जिसमें लोच नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, लोच नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है ये स्टूडेंट्स, ये पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। और टेंडन में उच्चतम तन्यता ताकत भी होती है, जो टेंडन होता है उसमें उच्चतम तन्यता ताकत भी होती है। तो स्टूडेंट जो भी जानकारी दी है उसे आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आता है तो उसको जरूर सॉल्व करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं व फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकलित होती हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो हमें सही उपकला कोशिका का चयन करना है इस ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन है सल्की उपकला कोशिकाएं कहा जाता है उन्हें, या बी पक्षाभी उपकला कोशिकाएं कहा जाता है, या सी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहा जाता है, या डी घनाभ उपकला कोशिकाएं कहा जाता है।
तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं और अपना आंसर जरूर मैच करते रहें हर एक क्वेश्चन के बाद, और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिया गया है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, शल्की उपकला कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, जो कि कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, वह फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप से संकलित होती हैं। तो उस प्रकार की उपकला कोशिकाओं को बोला जाता है शल्की उपकला ऊतक कहा जाता है, या शल्की उपकला कोशिकाएं कहा जाता है। अब बात आती है कि उपकला उपकला ऊतक होता क्या है। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, उपकला ऊतक होता क्या है कि प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह, मतलब जो बाहरी सतह होती है, और शरीर के अंदर स्थित जो विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, उन अंग के बाहरी और भीतरी सतह, बाहरी और भीतरी जो अंग हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तो उनकी बाहरी सतह और भीतरी सतह का निर्माण करने वाले जो ऊतक होते हैं, उन ऊतकों को ही स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, उपकला ऊतक बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, उन्हीं को ही बोला जाता है उपकला ऊतक। अब यहाँ पर चर्चा अब हम करेंगे थोड़ी बहुत शल्की उपकला कोशिकाओं की। जो शल्की उपकला होती हैं, जिसकी कोशिका षटकोणी होती है स्टूडेंट्स, षटकोणी भी होती है या अष्टकोणी भी होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है ना। और सारा जो चर्म है वो इस प्रकार की उपकला से ढका रहता है स्टूडेंट्स। अब इनका कार्य भी अब आप सुन लें, जो भी कार्य होता है इसका। चूँकि देखा जाए तो जैसे आहार नली होती है, आहार नली की बात करें अगर हम, या मुंह का अस्तर की बात करें, मुंह के अस्तर की बात करें, तो उनका जो अस्तर होता है, आहार नली या जो मुंह का अस्तर होता है, तो वो शल्की उपकला से ढका रहता है स्टूडेंट्स। और शरीर का जो रचनात्मक कवच होता है, वो इन्हीं शल्की उपकला ऊतक से बना हुआ होता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो भी मैंने जानकारी दी है तो उसे अपने माइंड में रखें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो ज़रूर सॉल्व करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि तना की परिधि के कारण बढ़ती है, यानी तना की जो परिधि होती है वो किस कारण से बढ़ती है, किस विभाज्योतक ऊतक के कारण बढ़ती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें विभाज्योतक ऊतक के। तो वो कौन सा विभाज्योतक ऊतक है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो तना की जो वृद्धि होती है, वो परिधि, तना की जो वृद्धि होती है, या जो परिधि में जो वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है, किस विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति के कारण होती है। तो ए ऑप्शन है पार्श्व विभाज्योतक, बी अंतर्वेशी विभाज्योतक, सी ऊर्ध्वाधर विभाज्योतक, डी शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, पार्श्व विभाज्योतक। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये कोई आपका तना है, तो ये जो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होते हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ साइड्स में पाए जाते हैं, इन्हें कोई पार्श्व विभाज्योतक ऊतक बोला जाता है। ये ऊतक तने और जड़ की परिधि में स्थित होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये जो ऊतक होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, ये तने और जड़ की परिधि में स्थित होता है, और यह ऊतक तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होता है, ये किसी भी जो तना होता है या जो जड़ होती है, उसकी मोटाई में स्टूडेंट्स, उसकी मोटाई में वृद्धि के लिए, उसकी मोटाई में वृद्धि के लिए कैसा होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है ये, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, कि निम्न में से कौन बीज उत्पादन करता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन है जो बीज का उत्पादन करता है। बाकी के 3 ऐसे कैटेगरी के प्लांट्स हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते जो बीज उत्पादन करते हैं। तो ए थैलोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म्स, और डी ब्रायोफाइटा। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी जिम्नोस्पर्म।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बीज उत्पादन करता है, तो ये स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो है जिम्नोस्पर्म्स, जो क्या करते हैं, बीज उत्पादन का कार्य करते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स जिनको बोला जाता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी बोला जाता है इनको। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें। ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स, ऐसे पौधों और ऐसे वृक्षों को कहा जाता है स्टूडेंट्स जिनके बीज फूलों में पनपते हैं, जिनके जो बीज होते हैं वो फूलों में पनपते हैं, फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय, मतलब फूलों में तो पनपते नहीं है, ठीक है, फूलों में पनपने और फलों में बंद, जो फल होते हैं उनमें बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं स्टूडेंट्स। शंकु जैसी अवस्था में इनके बीज हमें खुली अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो अनावृत बीजी होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय, मतलब फूलों में नहीं पनपते हैं, ना ही वो क्या होते हैं फल के अंदर बंद होते हैं, ठीक है ना। इसकी बजाय ये क्या होते हैं, ये छोटी टहनियाँ जो होती हैं, टहनियाँ होती हैं या शंकु जो होते हैं, शंकु जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो शंकुओं में खुली अवस्था में रहते हैं स्टूडेंट्स। कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स, खुली अवस्था में रहते हैं ये, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, खुली अवस्था में रहते हैं ये। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है जो मृत पौधों और मृत जानवरों के जो हिस्से होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए अपघटक कहा जाता है, बी शाकाहारी कहा जाता है, सी मांसाहारी कहा जाता है और डी उत्पादक कहा जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए, इनको कहा जाता है स्टूडेंट्स अपघटक बोला जाता है, यानी कि वे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, तो स्टूडेंट्स उनको बोला जाता है अपघटक कहा जाता है उनको स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपघटक भी थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक उपस्थित होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं स्टूडेंट्स, उनका अपघटन करते हैं तथा उन्हें क्या कर देते हैं, सरल यौगिकों में यानी कि सिंपल कंपाउंड में, ठीक है ना, सरल यौगिकों में और तत्वों में बदल देते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो सरल यौगिक होते हैं या ये जो तत्व होते हैं, जो सरल यौगिक और ये जो तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी के पोषण भंडार में, यानी कि मिट्टी में कह सकते हैं हम, पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वापस उसमें मिल जाते हैं, ठीक है, वापस चले जाते हैं। तो ये अपघटक जो होते हैं, हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं कि ये जो अपघटक होते हैं ये स्टूडेंट्स मृत पौधों और मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं स्टूडेंट्स। इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि। तो स्टूडेंट्स चार ऑप्शन अब हम पढ़ने वाले हैं, आप सही आंसर नोट डाउन कर लें। ए स्थैतिक घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है, बी सर्पी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है, सी बेलन घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, डी बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो स्टूडेंट्स सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसीलिए क्या होता है, सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना कैसा होता है स्टूडेंट्स, मुश्किल होता है,
ठीक है ना। तो इसका रीज़न बता दिया गया है कि जो बेलन घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा बहुत घर्षण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो घर्षण होता है, घर्षण की अगर हम बात कर रहे हैं, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल होता है स्टूडेंट्स। जो घर्षण होता है वो एक प्रकार का विरोधी बल होता है, ठीक है। जो वस्तु की क्या करता है, जो वस्तु की गति का विरोध करता है, गति का क्या करता है स्टूडेंट्स, विरोध करता है घर्षण बल, ठीक है ना। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, ठीक है, माना कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, जब ये दो वस्तुएं क्या होती है, संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जहां पर ये संपर्क कर रही होंगी तो वहां पर कौन सा बल कार्य करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। वहां पर संपर्क पृष्ठ जो होगा उन दोनों वस्तुओं का, तो संपर्क पृष्ठ पर ये घर्षण बल कार्य करता है। इस चीज को ध्यान में रखें। और ये बल वस्तु के समानांतर स्टूडेंट्स, ये जो बल होता है ये वस्तु के समानांतर या संपर्क पृष्ठ के, या जो संपर्क पृष्ठ होता है संपर्क पृष्ठ के समानांतर कार्य करता है स्टूडेंट्स। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है ना। ये जो बल होता है ये वस्तु के समानांतर या संपर्क पृष्ठ के समानांतर कार्य करता है स्टूडेंट्स। इस चीज को ध्यान में रखें। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। इस चीज को ध्यान में रखें कि जो घर्षण बल होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, गति का विरोध करता है, ठीक है। और जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल इस बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। माना कि अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई है, ठीक है ना। अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं इस दिशा में, अगर हम इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो जो घर्षण बल होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल स्टूडेंट्स इस बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में ये कार्य करता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है। अब इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब हमें देखना है। 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शन में से हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है। ए, भ्रूण एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है। बी, निषेचन और भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है। सी, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणीय विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। और डी, निषेचन महिला के शरीर में होता है और भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। तो सही आंसर हमें इसमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी इसका सही आंसर है कि एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणीय विकास टेस्ट ट्यूब में होता है स्टूडेंट्स। तो उसी को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसी को ही बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है इस प्रोसेस का मतलब। अब टेस्ट ट्यूब बेबी को थोड़ा और सरल शब्दों में समझ लेते हैं। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि पुरुष का जो शुक्राणु होता है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु महिला के शरीर में भ्रूण का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से उपजाऊ नहीं होता है। यानी कि जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो महिला के शरीर में भ्रूण का निर्माण करने में कैसा नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, इस स्थिति में बच्चा पैदा करने के लिए एक कृत्रिम विधि का सहारा लिया जाता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कृत्रिम विधि है, ये कृत्रिम विधि है। तो ये कृत्रिम विधि का सहारा लिया जाता है जिसे बोला जाता है स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम जानते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि माचिस की तीली का जलना इसका एक उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है कि जो माचिस की तीली होती है वो किस चीज़ का उदाहरण है, मतलब किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। या 4 प्रकार के दहन ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो ए ऑप्शन है स्वतः दहन का उदाहरण है ये। बी, आदर्श दहन का उदाहरण है ये। सी, धीमा दहन का उदाहरण है। या डी, शीघ्र दहन का उदाहरण है ये। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी,
ये शीघ्र दहन का उदाहरण है स्टूडेंट। शीघ्र दहन देखा जाए तो दहन का एक रूप है स्टूडेंट्स। जो शीघ्र दहन है ये भी दहन का क्या है, ये दहन का एक रूप है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा, इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा और कह सकते हैं हम प्रकाश, ऊर्जा निकलती है या उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स इस प्रकार के दहन में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन इस पर जमा होता है, तो जो हाइड्रोजन होता है वो किस पर, किस इलेक्ट्रोड पर जमा होता है या किस ध्रुव पर जमा हो जाता है। तो ए ऑप्शन है ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक इलेक्ट्रोड पर, बी केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, सी या तो ऋणात्मक या धनात्मक इलेक्ट्रोड पर, और डी केवल धन इलेक्ट्रोड पर। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जो होता है वो हाइड्रोजन जमा होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो इकट्ठा होता है कहाँ पर स्टूडेंट्स, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है स्टूडेंट्स, किसी जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो जल के जो अणु होते हैं उनका स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है ना। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होती है वो प्राप्त होती है। इसे ही स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, इस घटना को कह सकते हैं या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है। इसको जल का विद्युत अपघटन बोला जाता है इस चीज को। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान में रखें। अब इस चीज को और दिमाग में और रख लें, सुन लें, समझ लें कि जब विद्युत प्रवाह को जल से प्रवाहित किया जाता है या जल में प्रवाहित किया जाता है विद्युत प्रवाह को, तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन होती है वो स्टूडेंट्स केवल कहाँ पर इकट्ठी होती है, वो केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी होती है या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।